चर्चा होनी चाहिए कि ये ऐसी बीमारी है। मतलब अभी आपने ब्लैक्स के बारे में कहा, तो ब्लैक्स का संघर्ष है, या दुनिया में साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ संघर्ष है, फ़िलिस्तीन के लोगों का नरसंहार हो रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मनुवाद जैसा कोई शोषण को हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रखने का कोई विचारधारा दुनिया में इसके टक्कर का शायद उत्पन्न नहीं हुआ है। भोज हो, एक साथ सबको पंगत में बिठा करके हम लोग सब मिल करके खाना खाएंगे, तो वो तो हो गया। आज भी उस इलाके में उन्हीं लोगों के वंशज रहते हैं जिन्होंने उस सहभोज में शिरकत की थी। हालांकि उस सहभोज की बात कोई नहीं करता है कानपुर में। अजीब बात है, डॉक्टर अम्बेडकर के साथ बैठ करके खाना खाया, लेकिन वो उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ये जो थे, पासी थे, खटिक थे, चमार थे, वाल्मीकि थे, इनके जो आज के मतलब वंशज हैं, उनमें से बहुत सारे एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। अगर आप उनसे पूछिए कि क्यों नहीं करते, तो उनको नहीं मालूम कि क्यों नहीं करते हैं। तो जिन्होंने उस भोज का आयोजन किया था वो जिंदा थे कुछ साल, नवल किशोर जी नाम था उनका। तो मैं उनसे एक बार ऐसी बातों में मैंने पूछा कि भैया ये सब आपस में बातचीत क्यों नहीं करते? कहने यही तो रोना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मुझे लगता है आज का ये जो सत्र था, और इसमें हम लोगों ने जो 2 लोगों को सुना, रतन लाल जी को और माला जी को, मणिमाला जी को, तो बहुत सारी बातें जो हम लोग अभी तक उनका अभाव महसूस कर रहे थे, कम से कम मैं अभाव महसूस कर रही थी, वो बहुत कुछ सुनने को इन दोनों की तरफ से मिल गया। अगर दलित महिलाओं के लेखन के बारे में अगर एक इसके बाद फिर आयोजन किया जाए सिर्फ उसी मुद्दे को लेकर के, तो मुझे लगता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा और बहुत अच्छा होगा। उसमें आप मदद कीजिएगा मणिमाला जी। लिया है, हम भोपाल में करने की सोच रहे हैं। ठीक है, कहीं भी करिए, लेकिन होना चाहिए, होना चाहिए। तो कल भी मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए थी, और कल के सत्र में और आज जो दोनों सत्र हुए हैं, मुझे लगता है काफ़ी अंतर है। कल के सत्र से तो मैं थोड़ा बहुत निराश भी थी, क्योंकि मुझे लगा कि जो बातें कही जा रही हैं वो 5 साल पहले भी यही बातें कही जा सकती थी, 10 साल पहले भी, 20 साल पहले भी यही सब बातें कही जाती थी। आज हम ये क्यों रख रहे हैं कि भाई ये संविधान, लोकशाही और दलित साहित्य, उसका कोई भी कोई भी संदर्भ, कल के जो सत्र था उसमें साहित्य ही हावी था, लेकिन दलित साहित्य का संविधान और लोकतंत्र से क्या लेना देना है, इस पर बहुत कम चर्चा हुई। और मुझे लगता है कि आज उस पर निश्चित रूप से हम लोग काफ़ी आगे बढ़े हैं और बहुत सारी बातें सामने आई हैं, लेकिन फिर भी कुछ शब्द सुनने को नहीं मिले। और मैं समझती हूँ कि उन शब्दों का सुना जाना या उनका इस्तेमाल किया जाना भी ज़रूरी है। इसीलिए मैंने पहचान की राजनीति का सवाल किया था, क्योंकि मुझे पहचान शब्द से कोई आपत्ति नहीं है। जब कोई भी समूह अपने बारे में अपनी एक पहचान की समझ पाता है, जैसे कि अगर हम कहें कि महिलाओं की मुक्ति के बारे में जो संघर्ष और जो अभियान और जो आंदोलन हुए, निश्चित रूप से एक महिला होने की पहचान भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण थी। या मज़दूर वर्ग जब अपने मुक्ति और समाज की मुक्ति की बात के लिए लड़ता है, तो एक पहचान भी उसमें शामिल है कि एक वर्ग के रूप में वो अपने आप को पहचान करता है। तो पहचान की कोई समस्या नहीं है। जो रामायण जी शायद चले गए हैं, लेकिन वो हम जवाब में जो कह रहे थे कि पहचान और अस्मिता और संस्कृति और ये सारी चीज़ों का भी बहुत महत्व, उस पर कोई बहस हमें नहीं करना, वो बिल्कुल सही बात है। और निश्चित रूप से तमाम लोगों की तरफ से बहुत असंवेदनशीलता आज भी, जो अपने आप को प्रगतिशील कहते हैं, हम लोग अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, तो हम लोगों की तरफ से भी अक्सर संवेदनहीनता, या क्या शब्द है भाई, असंवेदनशीलता, इनसेंसिटिविटी निश्चित रूप से दिखाई देती है।
और मैं तो कहूँगी, अभी उन्होंने कहा कि अगर कोई राजपूत कॉमरेड है तो वो राजपूतों में ही अपनी परिवार के लोगों की शादी आदि करता है और उन्हीं रीति रिवाज से। दुख की बात यह है कि ये केवल राजपूत कॉमरेडों तक सीमित बात नहीं है, ये पूरे समाज के अंदर ये गंदगी है जिसको हम मनुवाद कहते हैं। कौन इससे बचा हुआ है? मुझे लगता है इस पर भी थोड़ा सा आत्मलोकन या कुछ चर्चा होनी चाहिए कि ये ऐसी बीमारी है। मतलब अभी आपने ब्लैक्स के बारे में कहा, तो ब्लैक्स का संघर्ष है या दुनिया में साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ संघर्ष है, फ़िलिस्तीन के लोगों का नरसंहार हो रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मनुवाद जैसा कोई शोषण को हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रखने का कोई विचारधारा दुनिया में इसके टक्कर का शायद उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए इसको और इसकी गहराई को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। कानपुर में एक सड़क है जिसको कहते हैं लाटूश रोड, किसी अंग्रेज़ पे रखा गया था। और यहाँ पर क्योंकि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर के जीवन काल में सारे दलित या जो दलित की तो बात ही नहीं थी, अछूत आंदोलन जो था उसके सारे नेता डॉक्टर अंबेडकर को अपना नेता नहीं मानते थे उस ज़माने में। लेकिन कानपुर में एक खटिक व्यापारी थे बाल के, वो उन्होंने पैसा भी कमा लिया था, वो डॉक्टर अंबेडकर के बहुत अनुयायी थे। डॉक्टर अंबेडकर श्रम मंत्री थे वाइसरॉय के काउंसिल में, उस हैसियत से वो सन 46 में कानपुर आए और उन्होंने लेबर कॉलोनीज़ वगैरह सबका टूर किया और बहुत अच्छे कुछ उन्होंने नियम भी कायम करवाए। लेकिन उन्होंने कहा कि शाम को उन्होंने 2 महत्वपूर्ण काम किए कानपुर में। मेरे ख्याल से जो दलित महिलाओं का एक अर्ली पब्लिक मीटिंग थी, महाराष्ट्र में शायद एक आध हुई थी लेकिन इसके पहले और कहीं नहीं हुई थी, वो कानपुर में उसी दिन हुआ सन 46 में जब डॉक्टर अंबेडकर आए। और उसके बाद शाम को उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि सारी जो दलित उपजातियाँ हैं उनका सहभोज हो, एक साथ सबको पंगत में बिठा करके हम लोग सब मिल करके खाना खाएंगे। तो वो तो हो गया। आज भी उस इलाके में उन्हीं लोगों के वंशज रहते हैं जिन्होंने उस सहभोज में शिरकत की थी। हालांकि उस सहभोज की बात कोई नहीं करता है कानपुर में। अजीब बात है, डॉक्टर अंबेडकर के साथ बैठ कर के खाना खाया लेकिन वो उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ये जो थे, पासी थे, खटिक थे, चमार थे, वाल्मीकि थे, इनके जो आज के मतलब वंशज हैं उनमें से बहुत सारे एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। अगर आप उनसे पूछिए कि क्यों नहीं करते तो उनको नहीं मालूम कि क्यों नहीं करते हैं। तो जिन्होंने उस भोज का आयोजन किया था वो जिंदा थे कुछ साल, नवल किशोर जी नाम था उनका। तो मैं उनसे एक बार ऐसी बातों में उन्हें पूछा कि भैया ये सब आपस में बातचीत क्यों नहीं करते? कहने यही तो रोना है, इनके पुरखे उस भोज में आए थे, उनका दूसरे दिन से झगड़ा चल गया कि नवल किशोर की ऐसी की तैसी, उसने हमको उनके पीछे बिठाया, उन्होंने उसको मेरे आगे बिठाया और बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखा कि मतलब मेरा दर्जा क्या है और उसका दर्जा क्या है। देखिए, मैं वो बात नहीं कह रही हूँ जो अक्सर लोग कहते हैं भाई इनमें भी तो एकता नहीं, वो बात नहीं है। एकता हो ही नहीं सकती इस देश में। इस देश में एकता संभव है ही नहीं। मनुस्मृति और मनुवाद ने ऐसा इंतज़ाम कर दिया है कि एकता हो ही नहीं सकती। वो डॉक्टर अंबेडकर ने पहचाना और जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बात उन्होंने कही कि यहाँ 2 फाड़ नहीं है समाज में, इतनी परतें हैं असमानता की कि असमान लोगों का एक होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और जो उन्होंने वो रामायण जी से चले गए, उन्होंने बात कही धर्मवीर के बारे में, कितनी गलत बात उन्होंने कही और उनकी बातों से कितना नुकसान हुआ है। अगर डॉक्टर अंबेडकर एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति के उन्मूलन के अलावा कुछ नहीं लिखते, कुछ भी नहीं लिखते, तब भी कम से कम मैं समझती कि वो भारत के बहुत बड़े और असली क्रांतिकारी थे जिन्होंने उस बात को पकड़ लिया जिसकी वजह से मजदूर वर्ग की एकता भी संभव नहीं हो पाती है।
पीड़ित जनता की एकता भी नहीं हो पाती है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेरा सिर्फ सब जो लोग दलित साहित्य में इन्वॉल्व हैं उनसे मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि एक तो इस बात को पहचानना कि आज की हालत कुछ अलग है। 10 साल पहले जो हालात थे अच्छे नहीं थे, 100 साल पहले इससे भी बुरे थे, लेकिन आज जो हालात हैं निश्चित रूप से उनमें एक बहुत बड़ा अंतर है। और वो अंतर ये है कि शायद सैकड़ों सालों के बाद एक बार फिर मनोवादियों के राज की संभावना बहुत मजबूती के साथ हम लोगों के सामने खड़ी है। ये संभावना सैकड़ों सालों से नहीं थी, लेकिन अब ये एक असलियत बन गई है। और इसके खिलाफ लड़ना, आप कह रहे हो भाई कम्युनिस्ट ऐसा नहीं करते, वो नहीं करते, भाई ठीक है भैया, जितनी हमको गाली देनी है दे लो, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इन मनुवादियों के खिलाफ तो बोलो, इनके बारे में तो समझो। ये जब तक नहीं होगा, एक घृणा नहीं पैदा होगी आज के शासकों के खिलाफ, और ख़ास तौर से उन लोगों के अंदर जिनकी पीड़ा सबसे अधिक है। मैं कहती हूँ कि बात सही है कि इस सरकार की तरफ से जो मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं वो तो दिखाई दे रहे हैं। कल ईद भी वो चाहते कि कोई न मनाए, वो उनके हमले बिल्कुल स्पष्ट हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उन हमलों के पीछे उनका एक बहुत बड़ा मकसद है, और वो ये है कि उनके ऊपर हमला करके हिंदू समाज को एक करना। तो मैं जो कहना चाहती हूँ कि इस हिंदू समाज के एक होने से सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होने वाला है? जो लोग, माफ़ कीजिएगा, जो लोग ललाहित हैं कि उनको बराबर का हिंदू माना जाए और कभी माने नहीं जाएंगे, उनको ही इस तथाकथित हिंदू एकता से सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और अगर जो टी.एस. एलियट ने एक बात कही थी, पोएट्स आर द एंटेना ऑफ द रेस, तो जो दलित समाज के बुद्धिजीवी हैं, उनके कवि हैं, उनके लेखक हैं, जो सबसे ज़्यादा उनके बीच के संवेदनशील लोग हैं, अगर वो इस सच्चाई को नहीं समझेंगे कि इस हिंदू राष्ट्र में, इस हिंदू राष्ट्र का दरअसल मतलब क्या है, ये हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, उनके स्थितियों को मुझे नहीं लगता है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर लाने वाले हैं। लेकिन निश्चित रूप से उस हिंदू राष्ट्र में जिसका जो स्थान है जन्म से तय, उसका वही स्थान फिर से होने वाला है। उससे फिर पता नहीं कितने साल लग जाएंगे उस स्थान से, मतलब पता नहीं कभी निकल भी पाएंगे कि नहीं, लेकिन बहुत बहुत साल लगेंगे फिर उस कठोर विभाजित समाज में जिस खाने के अंदर डाल दिए गए हैं उससे निकलने में बहुत समय लगेगा। और इसके बारे में क्यों लोगों को भ्रम है मुझे समझ में नहीं आता है। होना नहीं चाहिए। वो जो कर रहे हैं ये काम, वो तो बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं कि उनकी मंशा क्या है। माइनॉरिटीज़ के बारे में छोड़ दीजिए, जब कोई धर्म परिवर्तन यानी घर वापसी होती है, यानी जो मुसलमान बन गया वो किसी भी कारण से फिर से कहता मैं अपने घर आ रहा हूँ, हिंदू बन रहा हूँ, जब वो पूछता है कि भैया मेरे घर में हमको कमरा कौन सा दोगे, तो उसको साफ साफ बता दिया जाता है कि जिस कमरे को छोड़ के तुम भागे थे उसी कमरे में या दरबे में तुमको फिर से बंद किया जाएगा। ये वो कह रहे हैं और हमको बुरा नहीं लग रहा है, इसको वो ऐलान कर रहे हैं और हमको बुरा नहीं लग रहा है। तो मेरे ख्याल से बहुत, मैंने कुछ किताबें भी हमारे साथियों ने मुझे गिफ्ट की, उसमें दलितों की पीड़ा, जातिवाद से उनको किस तरह से परेशान किया है, वो सारी बातें हैं। निश्चित रूप से बहुत ही आज भी मार्मिक हैं, आज भी हमको सताने वाली हैं। लेकिन आज जिस खतरे से लोगों को सबसे ज़्यादा अवगत कराने की ज़रूरत है वो है इस मनोवादी हिंदू राष्ट्र के खतरे से। और अगर इसमें थोड़ा सा समय लगा दे, कम्युनिस्टों से जो कुछ आपको लड़ाई करनी है, बहस करनी, करते रहिए, लेकिन इस काम को ज़रूर कीजिए। मनोवादी हिंदू राष्ट्र बनाने वालों के खिलाफ ज़बरदस्त नफ़रत पैदा कीजिए अपने पाठकों में। बस मुझे इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।